हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी 100 पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। तो कौन सी आपका क्या रहेगा, अमेंडमेंट एक्ट रहेगा, मतलब संविधान संशोधन रहेगा जिसके द्वारा 525 से 545 कर दी गई थी लोकसभा की सीट्स को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू 525 से 545 सीट्स को करा गया लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम कैन दी लोकसभा बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसके द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इस काम को करते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख, जो कि एक प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरी भी रहेगी इंडिया की। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो आपका लद्दाख का जो एरिया है वही रहेगा। Who appoints the acting चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जितनी भी बड़े पद रहेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए या चीफ जस्टिस हो गए, जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, गवर्नर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सब जो होते हैं आपके, इनको कौन अपॉइंट करता है। तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बाय हुम इज द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फिक्स्ड। तो उच्चतम जो न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब जजेस होते हैं, उनका जो वेतन होता है उसको किसके द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा जो सैलरी होती है जजेस की उसको फिक्स किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट किन चीजों से बना होता है, तो पार्लियामेंट 3 चीजों से बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। What is the retirement age of सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त होती है, मतलब उनकी जो टर्म होता है, जो टाइम पीरियड होता है रिटायरमेंट एज का, वो क्या कितनी आयु का होता है। तो उसमें होता है 65 ईयर्स का। 65 ईयर्स क्या होती है, रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। एग्जाम में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपसे हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज भी बहुत पूछी जाती है। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, उसमें 62 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों का आपको याद रखना है, हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। विच कंट्री हैज फॉलोड द मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो राज्यपाल होते हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है, ये जो हमने प्रोसेस लिया है, जो ये हमारा प्रावधान है, इसको हमने कहाँ से लिया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो मेथड ऑफ नॉमिनेशन है गवर्नर्स का इंडिया में, उसको हमने बोरो किया है। When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held? तो भारत की जो संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, डेट आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा है उसने टोटल कितना समय लिया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज टोटल टाइम लगा था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में।
वेयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटरिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटरिंग एक्ट आया था आपका 1773 में, ये क्वेश्चन का ईयर भी आपसे पूछा जाता है। तो इनके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना करी गई, वो कहां पे की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कैलकाटा जगह रहेगी, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता के नाम से, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे 1774 एडी में इसके यहाँ पे आपका क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटरिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। बाय विच एक्ट डिड इंडियंस गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया? तो भारतीयों को जो भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार मिला था वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू ये जो राइट टू है पार्टिसिपेट ये मिला था इंडिया के सिटीजन्स को। बाय विच एक्ट डिड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल गेट द पावर टू डिबेट ऑन द बजट? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास पावर आई थी डिबेट करने की बजट के ऊपर, तो वो कौन से एक्ट के थ्रू आई? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहां पे जो ईयर होता है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जो पूछा जाता है। बाय विच एक्ट वॉज द सेंट्रल लेजिस्लेचर मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सेंट्रल लेजिस्लेटर को पहली बार बाई कैमरल किया गया, मतलब द्विसदनीय बना दिया गया। तो वो कब हुआ था पहली बार? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ये किया गया था। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच एक्ट? तो जो ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट के पास, आप सबको पता है कौन से आर्टिकल में आती है? 123 में। तो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती हैं वो कौन से एक्ट के थ्रू इंस्पायर करी गई हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें जिस भी चीजों को डाला गया था, जो भी चीज लाई गई थी, उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें। बाय विच एक्ट वॉज द डार्ची सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन द सेंटर? तो डार्ची जो सिस्टम है, जो शासन व्यवस्था है, इसको जो डाला गया था वो कौन से अधिनियम के द्वारा डाला गया है? केंद्र में जो द्वैध शासन है उसको कौन से सिस्टम के द्वारा डाला गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ही इसमें आपका आंसर है। इन विच एक्ट वॉज द प्रोविजन फॉर फेडरल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। जो संघीय शासन होता है, संघीय जो शासन है उसका जो प्रोसेस था, जो प्रावधान था, वो आपका पारित किया गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, कौन से एक्ट के थ्रू? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर भी आपका क्या होगा? ऑप्शन ए ही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन विच एक्ट वॉज द प्रोविजन टू स्टैब्लिश द ऑल इंडिया यूनियन मेड? तो अखिल भारतीय जो संघ है उसकी स्थापना करी गई थी, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाय whom was the proposal to frame the constitution of India by an elected constituent assembly? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये जो प्रपोजल था ये आपका लाया गया था। अंडर whom was the Indian Constituent Assembly formed? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अंडर द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट मिशन, इन व्हाट प्रपोर्शन वाज द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मेंबर पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो एक मेंबर रहेगा आपका 10 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में। तो ये आपका आया था किसके? कैबिनेट मिशन के थ्रू। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। बाय whom were the members of the constituent assembly that framed the Indian constitution elected? तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने फ्रेम किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको किसके द्वारा इलेक्ट किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय द असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। इनके द्वारा क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था।
When was the objective resolution presented by पंडित नेहरू in the Constituent Assembly? तो पंडित नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे बात करी जा रही है। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो कब किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 में। When was the objective resolution presented by Nehru एक्सेप्टेड इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पीछे आपसे क्या पूछा गया था कि प्रेजेंट कब किया था, यहां पे आपसे क्या पूछा गया कि इसे स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कब किया गया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। व्हेन डिड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म? तो नेशनल फ्लैग जो है हमारा इंडिया का, जो हमारा झंडा रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था कौन सी डेट को? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इंप्लीमेंटेड? तो जो हमारा क्या रहेगा, संविधान, भारतीय संविधान जो है उसको पूर्णतः कब लागू कर दिया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। When was जनगण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 24, 1950। तो 24 जनवरी 1950 को जो हमारी नेशनल एंथम है जनगण मन, उसको अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। द अशोक पिलर वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन? तो अशोक पिलर को नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। कब किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। व्हेन वॉज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन था चेयरमैन फ्लैग कमिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे फ्लैग कमिटी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहेंगे? तो ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट रहेंगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू द वर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो जो कमिटी थी उनकी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप सबको पता होगा क्या थे, ये आपके प्रेसिडेंट, चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमिटी के। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम विच प्रेसिडेंसी? तो आप सबको पता है कि उनको इलेक्ट किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कौन सी प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया था, इलेक्ट किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन? तो आपको बस 3 चीजें याद रखनी है कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स रहेंगे, इनके प्रिंसिपल्स रहेंगे जिनको इंक्लूड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। तो ये हमने कौन सी कंट्री से इस चीज को बोरो किया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। The procedure established by law enriches in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of which country? तो यहाँ पे भी आपसे छोटी सी चीज पूछी जा रही है कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो हमारा रहेगा प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉम्पिलेशन ऑफ पार्लियामेंट privileges in the Indian Constitution is based on the Constitution of which country? तो कंपाइलेशन जो है हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
The fundamental rights included in the Constitution of India are inspired by the constitutional provision of which country? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने इंक्लूड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से? रशिया यानी कि यूएसएसआर से बोरो किया था। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टार्टिंग में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, जिसमें जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके आर्टिकल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और अगर आपसे पार्ट पूछा जाए कि कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द 9th शेड्यूल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 9वां जो अनुसूची है हमारी, जो 9वां शेड्यूल है, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन वेरियस स्टेट्स? तो यहाँ पे भी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो इसमें कौन सा हमारा जो रहेगा वो किसके अंडर आता है, कौन से शेड्यूल के अंडर आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 5th शेड्यूल के अंडर स्पेशल जो एरियाज होते हैं, ATM स्क्वायर से हमने आपको याद भी कराया था, तो वो आपका कहाँ रहेगा? 5th शेड्यूल के अंडर आता है। In which schedule of the Constitution is the right of the government to levy duties and taxes mentioned? तो इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शेड्यूल है जिसमें जो लेवी ड्यूटीज होती हैं और जो टैक्सेस होती हैं वो बताए गए हैं राइट ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल। इसमें आपको पता होगा 7th शेड्यूल जो होता है हमारा, इसमें 3 चीजें आती हैं आपकी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन विच शेड्यूल हैज इट बीन इंक्लूडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट? तो स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट मतलब जो लैंड होता है उससे रिलेटेड जो आपका रिफॉर्म एक्ट आया था वो कौन से शेड्यूल के अंडर रहता है? तो ये आपका रहेगा 9th शेड्यूल के अंडर। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है मतलब आध्यात्मक जो शासन है, प्रणाली है, इसका जो आधारभूत है, तत्व है, ये क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सिंगल एग्जीक्यूटिव रहेगा। इंडिया का जो बेसिक एलिमेंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। हु इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल, इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? तो इंडिया का जो सिस्टम है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फेडरल है। तो ये हमारा डिटरमाइन होता है किससे? गिवन ऑप्शंस में से। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर बांटी गई है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल सिस्टम है। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जन गण मन जो है हमारा, जो कि हमारा क्या रहेगा, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से सेशन में पहली बार गाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है कैलकाटा सेशन ऑफ 1911। 1911 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल एंथम? तो अभी हमने नेशनल एंथम देखा था पीछे ही आपका, तो अब उसका टाइम पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रगान के जो हमारा राष्ट्रगान है उसका जो गायन का टाइम है, समय है, वो कितना है? तो इसमें 52 सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगण मन का जो हमारा टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो रहेगा 52 सेकेंड्स का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन मोर रिजिड एंड मोर फ्लेक्सिबल, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये केसी वीर का आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्ट्राइक्स है अ गुड बैलेंस बिटवीन मोर रिजिड और मोर फ्लेक्सिबल।
व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है, वृद्धि की है, उसका रीजन क्या था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। हु हैज सेड दैट द फ्रेम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये किया गया था आपका इवोर जेनिंग्स के द्वारा। हु सेड दैट इंडिया इज अ सेमी फेडरल स्टेट। तो किसके द्वारा कहा गया था कि इंडिया जो है आर्द्र संघात्मक एक राज्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी वीर के द्वारा ही कहा गया था इंडिया एक सेमी फेडरल स्टेट है। हु इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। तो वो होता है आपका पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ही क्या करती है, जो पॉलिटिक पावर होती है उसको कौन चुनता है इंडिया में। तो वो चुना जाता है पब्लिक के द्वारा, वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। Who suggest that the Indian National Congress should be dissolved as a political party after Indian's independence। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हो गया था, स्वतंत्रता मिल गई थी हमको, उसके बाद किसके द्वारा कहा गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, मतलब इसको भंग कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, जिनको फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। हु कॉल्ड इंडिया फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जी ऑस्टिन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप सबको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो आपकी किस में वेस्ट होती हैं। तो वो आपकी प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती हैं। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कृषि भारतीय संविधान की किस जो सूची है उसमें आता है। तो इसमें स्टेट लिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर होता है ये हमारा स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। अभी हमने देखा था 7th शेड्यूल में आपकी जो होती है तीनों लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं आपकी। तो एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीनों चीजों का आपको याद रखना है। अब इसमें आपसे काफी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रहता है कि तीनों जो लिस्ट होती हैं इनमें किसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आपसे यूनियन में पूछा जाए, कुछ कुछ पार्ट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यूनियन में आपका जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गई, रेलवेज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, हाईवेज हो गए, ये सब आपकी किस में आते हैं, ये सब आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। अगर स्टेट लिस्ट की बात करी जाए तो एक हमारा क्वेश्चन था एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक ऑर्डर्स हो गए, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, बैटिंग गैम्बलिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब हमारे स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अडॉप्शन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिजेस हो गए, ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके कॉन्करेंट लिस्ट का एक हिस्सा होते हैं। तो ये तीनों लिस्ट होती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट। तो पंचायत राज कौन सी सूची में आता है। तो ये हमारा कौन सी में रहेगा, कॉन्करेंट लिस्ट का एक पार्ट है पंचायत राज। और अगर आपसे शेड्यूल पूछा जाता है तो 11th शेड्यूल के अंडर आता है हमारा पंचायती राज। मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्शन ETC हैज बीन इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने लिस्ट कवर करी थी, मैरिज कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो लिस्ट 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन ये तीनों चीज आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया को एक क्या बताता है, सेक्युलर स्टेट बताता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर वर्ड आप सबको पता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को कहां पे ऐड किया गया था, इंडिया के प्रीएम्बल में। इन विच केस हैज इट बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड बट इट शुड नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा केस रहेगा जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 368 आर्टिकल जो रहेगा उसके अंडर जो हमारा प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव आनंद भारती केस 1973।
इसके बाद से जो प्रियम्बल है उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंडर। इंडिया इज अ रिपब्लिक, व्हाट डज इट मीन्स? तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है देयर इज नो हेरिडिटरी रूल इन इंडिया। मतलब भारत में क्या है कि जो एक फैमिली का रूल होता है कि पिता जो है अगर वो शासन कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो रूल इंडिया में नहीं है। यहाँ पे हेरिडिटरी रूल जो है वो नहीं चलता है, यहाँ पे इलेक्शन का रूल होता है। यहाँ पे रिपब्लिक, हमारा जो देश है वो एक रिपब्लिक रहेगा, मतलब यहाँ पे पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करके जो मेंबर हैं वो बनते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्शन का रूल चलता है। व्हाट इज द करेक्ट सेंस ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया? यहाँ पे अब आपसे किसके जो धर्म निरपेक्षा शब्द है इसका मतलब पूछा जा रहा है। पीछे आपसे जैसे पूछा गया था किसका, रिपब्लिक का, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेक्युलर का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। तो सेक्युलर मतलब कोई भी हमारा ऐसा रिलीजन नहीं है कि हमें सिर्फ ये रिलीजन फॉलो करना है, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स एक साथ रहते हैं इंडिया के अंदर। The element of social, economic, political justice included in the preamble are related to, तो ये हमारे रिलेटेड है रशियन जो रिवॉल्यूशन था 1917 का, उससे रिलेटेड है। In which case did the Supreme Court hold that the preamble is an integral part of the Constitution? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन से केस में है ये आपका? तो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस था उससे रिलेटेड आपका ये रहेगा। ऑल पर्सन्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सलिटी। इसको क्या बोला जाता है? इसको एक यूनिवर्सलिटी हम बोलते हैं। यहाँ पे सारे लोग जो है वो फुली और इक्वली क्या है, ह्यूमन है। इंडिया हैज सेक्युलर सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, तो आप सबको पता है प्रियम्बल में दो वर्ड्स हमारे रहते हैं, सेक्युलर भी और सोवरेनिटी भी रहता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से बिगिन होता है, स्टार्टिंग की बात आपसे पूछी जा रही है। तो विद द पीपल ऑफ इंडिया इन वर्ड्स में आपका क्या रहता है, स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रियम्बल से। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें मेन जो एक्सटेंड है आइडियाज का और ऑब्जेक्टिव का, वो क्या आउटलाइन करता है? तो वो ऑल ऑफ दी अबव, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी हमारा क्या करता है, आउटलाइन करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, डीपीएसपी भी और फंडामेंटल राइट्स भी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट? तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा सोवेरेनिटी। Who has given the noun of political horoscope to the objective? तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसके द्वारा कहा गया था? आप सबको पता होगा KM मुंशी के द्वारा कहा गया था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इंडिया के प्रियम्बल को। The preamble is not a part of constitution, in which case the Supreme Court expressed this view. तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा गया था आपका बेरूबरी संघ केस में 1960 में। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की? 28 स्टेट्स रहेंगी और यूनियन टेरिटरी हमारी प्रेजेंट टाइम में 8 यूटी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा? लोकसभा में अभी हमने पीछे देखा था 545 सीट्स हो गई थी आपकी 525 से, फिर उसको बढ़ा के 552 भी कर दिया गया था। तो उसमें कितनी सीट्स हैं जो कि आपकी लोकसभा के लिए रिजर्व होती हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सीट्स। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी? तो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। कौन सी डेट को? तो 31 अक्टूबर 2019 को एक हमारी यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर और एक हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख। इन विच ईयर वॉज दी फैजल अली कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? तो फैजल अली कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फॉर्म किया गया, वो कौन से ईयर में किया गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए? तो वो आपका रहेगा 1953 में। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन 1 नवंबर 1956?
ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि 1 नवंबर 1956 में कितनी यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स थी जिनको फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंडर। तो मतलब स्टार्टिंग की बात करी जा रही है तो 14 स्टेट्स थी हमारी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इन विच ईयर वॉज सिक्किम मेड अ स्टेट ऑफ इंडिया, तो सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1975 में। कौन से? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बाय हुम इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया डन, तो भारत में जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो किसके अंडर होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट के अंडर। जो गवर्नर्स होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। इन दी सिविल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम CAA के नाम से जानते हैं, 2019 में आपका आया था। देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदू, बुद्धिज्म, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री। तो ये जो CAA आया है 2019 में, इसके अंडर क्या है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्रीज हैं जिनके हिंदू, बुद्धिज्म, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोग हैं, उनको इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। तो ये आपकी हमारी नेबरिंग 3 कंट्रीज रहेंगी, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल रहेगा। ये तीनों आपकी मेजॉरिटी से मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो आपकी माइनॉरिटीज कास्ट रहेंगी, जो माइनॉरिटीज रिलीजन है, उनके लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकती है। उनको सेफगार्ड करने के लिए ये इसलिए एक्ट को लाया गया था CAA को। ऑन वॉट ग्राउंड्स कैन द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन सिटीजन बी टर्मिनेटेड, तो इंडियन सिटीजन है अगर कोई व्यक्ति, उसको सिटीजनशिप जो है उसकी खत्म हो सकती है किस बेसिस पे? तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एबेंडनमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिविएशन। ये 3 कारण की वजह से सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड होल्डर कैन नॉट बाय इन इंडिया। कैन नॉट बाय इन इंडिया मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज को बाय नहीं कर सकता है इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है, कार्ड होल्डर जो है। तो इसमें हमारा एग्रीकल्चर लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज बीन गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसके पास पावर होती है एनफोर्स करने की, लागू करने की फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? तो हमारा आंसर है बोथ A एंड B। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने की। The main objective of Article 13 of the Indian Constitution is to ensure the supremacy of the Constitution in the context of। Article 13 आप सबको पता है किसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। In which article the right to equality is extended in the Indian Constitution। Right to equality के कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 14 से 18 तक हमारे right to equality के आर्टिकल्स होते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल राइट टू इक्वलिटी की ही यहाँ पे बात हो रही है। 14 से 18 के बीच के ही किसी आर्टिकल की बात हो रही है। हैज बीन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय कीपिंग द वर्ड सोशलिज्म इन द प्रियम्बल, तो सोशलिज्म वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया इन टोटलिटी विद विच आर्टिकल। तो आप सबको पता है राइट टू इक्वलिटी हमारा किसमें? 14 से 18 के बीच में, लेकिन यहाँ पे इक्वल पे कर दिया गया इक्वल वर्क के लिए। और जो सोशलिज्म है प्रियम्बल में, उसको कीप किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को ग्रांट किया गया, वो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 के अंडर आता है। Which one of the article of Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all the citizens of India in the matters of public employment? तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है कि which article guarantee equal of opportunity to all the citizens of India in the matters of public employment? तो इसमें आर्टिकल 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। Under which article of Indian Constitution it has been provided that the accused of an offence shall be allowed to become a witness against himself cannot be forced? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 20 हो जाएगा। 20 और 21 दोनों आर्टिकल्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के भी टाइम पे। Which article of the Constitution provides protection to the accused for double jeopardy and self governance in respect of conviction? तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? ये भी हमारा 20 आर्टिकल के अंडर ही आता है। Which article of the Indian Constitution protect the right of an individual to travel abroad? तो कोई भी व्यक्ति है अगर वो विदेश जाना चाहता है तो राइट, ये एक व्यक्ति का राइट है, प्रोटेक्शन है उसके पास। कौन से आर्टिकल में आता है? हमारा आर्टिकल 21 में।
विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन कौन से आर्टिकल में आता है? हमारे आर्टिकल 24 में। विच राइट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हार्ट एंड सोल बोला गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन कॉल्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज दी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल तो अभी हमने कवर किया था, आर्टिकल 32 है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में आपको आर्टिकल ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताया गया है, हमारे आर्टिकल 32 के अंडर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन इन विच केस द पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो आप सबको पता है, अभी हमने पीछे भी कवर किया था, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव आनंद भारती केस जो है आपका केरला वर्सेस केरला केस 1973 का। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेड ओनली अ स्टैच्यूटरी राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। What type of right is the right to property under the Indian Constitution as present? तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में ही कवर कर लिया था कि एक हमारा स्टैट्यूटरी राइट हो जाएगा। Which article has been made in the Constitution to provide reservation to economical backward class? EWS लाया गया था, आप सबको पता है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 10% का रिजर्वेशन मिला था इसके अंडर। तो ये कौन से आर्टिकल में किया गया? 15 और 16 में, इसमें अलग अलग आपकी क्लॉज भी आते हैं। What type of right is the right to education provides to the children to the age group of 6 to 14 years? तो 6 से 14 साल के लिए बच्चे के लिए कंपलसरी जो एजुकेशन राइट्स हैं वो आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? तो ये हमारा आर्टिकल 21A के अंडर आता है। Which fundamental right cannot be abolished or limited even during national emergency? तो कौन सा राइट है जो हमारा इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता? तो हमने आपको पीछे ही बताया, ए और बी हो जाएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ। इन विच ईयर द बॉन्डेड लेबर यानी एबोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो बंधुआ मजदूर का जो सिस्टम था उसको खत्म किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। कौन से ईयर में किया गया? तो 1976 में। What is the purpose of including the directive principle of state policy in the Indian Constitution? तो DPSP जो है उनको क्यों डाला गया था? पार्ट 4 रहता है आपका, उनको क्यों डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? उसका मेन पर्पस क्या था? तो वो था इस्टेब्लिशिंग सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए DPSP को डाला गया था। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही रिलेटेड हो जाएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेजेंट टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रेजेंट टाइम में 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं। वेयर हैज द प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बीन मेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी हमने पीछे ही कवर किया था, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 14 से 18 हमारे क्या रहेंगे? इक्वलिटी के से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो आते हैं हमारे किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे आंसर आपका हो जाए। टेस्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो कितनी उसकी जो आयु है वो कितनी है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा विच कंट्री हैज फॉलोड द मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी कंट्री है जहां से हमने बोरो किया है मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स रहेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।